हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है सेलों का संयोजन। जिस तरीके से हम लोग संधारित्रों का संयोजन किए थे और प्रतिरोधों का संयोजन कर चुके हैं और परिणामी संधारित्र की धारिता का व्यंजक निगमित कर चुके हैं और इसी तरीके से संयोजन के परिणामी प्रतिरोध के लिए भी व्यंजक निगमित कर चुके हैं। आज का टॉपिक है सेलों का संयोजन और इस टॉपिक से 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनमें से पहला है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा है सेलों का समांतर क्रम संयोजन और तीसरा है सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन। तीनों प्रश्नों में हम क्या जांच करेंगे? हम इस संयोजन में बहने वाली धारा के अधिकतम मान की गणना करेंगे। सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में बहने वाली अधिकतम धारा का मान, क्वेश्चन में लिखा गया है कि सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन किस प्रकार से किया जाता है। इस प्रकार के संयोजन में बहने वाली धारा के लिए व्यंजक निगमित कीजिए और धारा का मान अधिकतम कब होता है। इसी तरीके से बाकी 2 संयोजनों के लिए भी हम क्वेश्चन तैयार करेंगे कि सेलों का समांतर क्रम संयोजन किस प्रकार से किया जाता है। इस प्रकार के संयोजन में बहने वाली धारा के लिए व्यंजक निगमित कीजिए और धारा का मान अधिकतम कब होता है। सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन किस प्रकार से किया जाता है। इस प्रकार के संयोजन में बहने वाली धारा के लिए व्यंजक निगमित कीजिए और धारा का मान अधिकतम कब होता है। तो इनमें से 2 क्वेश्चन हम समझने की कोशिश करेंगे और तीसरा प्रश्न आप खुद सॉल्व करेंगे। जब अपने से सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सब्जेक्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जो फर्स्ट संयोजन है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, तो सबसे पहला काम है इसका विद्युत परिपथ तैयार करना। हमने कल देखा था कि जब किसी भी सेल को व्यक्त किया जाता है तो सेल के साथ श्रेणी क्रम में उसके आंतरिक प्रतिरोध को भी व्यक्त किया जाएगा। ये पहला सेल हो गया और इस तरीके से ये दूसरा सेल हो गया। और हम कितने सेल सीरीज में जोड़ेंगे? हम यहाँ पे हमने n सेल जोड़ दिया। इस तरीके से ये nवां सेल हो गया और उसके साथ जुड़ा हुआ इसका आंतरिक प्रतिरोध हो गया। इसके साथ ये धन और ऋण, ये आंतरिक प्रतिरोध R1, इसका ये दूसरा सेल है, इसका आंतरिक प्रतिरोध भी R है। ये तीसरा सेल है, इसका भी आंतरिक प्रतिरोध R है। तो प्रत्येक सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो कैपिटल E है और प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। इस तरीके से हमने एक सीरीज में n सेल जोड़ दिए हैं। ये पहला, दूसरा और ये nवां सेल है। और अब हम बनाते हैं बाह्य परिपथ। तो बाह्य परिपथ में हम एक प्रतिरोध जोड़ देंगे। ये हो गया एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R और इसके साथ एक कुंजी जोड़ दिया। ये हो गई कुंजी और हमारा परिपथ तैयार हो गया है। ये है बाह्य प्रतिरोध R और कुंजी K। सेल के धन सिरे से धारा कैपिटल I प्रवाहित होगी ऐसे और इधर से होते हुए यहाँ पे वापस हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख दिया गया है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन निम्न चित्र में प्रदर्शित है। इसमें n सेल 1 2 3 n सेल जिनमें से प्रत्येक के विद्युत वाहक बल कैपिटल E और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, परस्पर श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। इतनी कहानी हो गई। अब हम ये देखते हैं हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पे उद्देश्य ये है कि जो धारा कैपिटल I प्रवाहित हो रही है उसका कैलकुलेशन हम किस फार्मूले के आधार पे करेंगे। मतलब इसके कैलकुलेशन के लिए एक फार्मूला डेवलप करेंगे और फिर 2 अलग अलग स्थितियों में देखेंगे कि किस स्थिति में धारा का मान अधिकतम होता है और किस स्थिति में धारा का मान न्यूनतम होता है। अर्थात ये संयोजन कब लाभप्रद होता है और कब इससे हमको कोई लाभ नहीं होता। यह संयोजन जो है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कब लाभप्रद होगा वो जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो
ये हो गया विद्युत परिपथ। अब चलिए हम इस I का कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। तो यहाँ तक की थ्योरी लिख दिए हैं बच्चे, साथ साथ नोट्स भी तैयार करते जाएंगे। बहुत ही सरल भाषा में नोट्स बन जाएगा। एक दो बार पढ़ने, अच्छे से समझने के बाद आप इस टॉपिक को अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो यहाँ तक की कहानी हो गई है, परस्पर श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। अब यदि इस संयोजन इस संयोजन में बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R जुड़ा हो, इस संयोजन में बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R जुड़ा हो, तो इस संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल, इस संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल, इसकी चर्चा कल की जा चुकी है। तो चूंकि इस एक लाइन में n सेल जुड़े हुए हैं और प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है, तो सबका विद्युत वाहक बल भी जुड़ जाएगा। तो इस पूरे संयोजन का, श्रेणी क्रम संयोजन का जो कुल विद्युत वाहक बल होगा वो NE हो जाएगा। हमने ये निकाल लिया, क्योंकि धारा निकालने के लिए कुल विद्युत वाहक बल की जरूरत पड़ेगी। अच्छा ठीक है, अब इस संयोजन का कुल प्रतिरोध निकालने के पहले इस सीरीज में जुड़े हुए n सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। तो लिखेंगे संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध, संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो इस संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा NR, क्योंकि स्मॉल r प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। और हम पहले से ही जानते हैं कि जब प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़े थे, तो अगर सीरीज में प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता था। तो यहाँ पे NR हो गया इस संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध। अच्छा, इस पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा। इस सीरीज में जितने प्रतिरोध हैं उनका योग NR आ गया है, और यहाँ पे कैपिटल R जुड़ा हुआ है। तो अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध हो जाएगा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R और प्लस कुल आंतरिक प्रतिरोध NR के। तो हमने दो चीज़ों का कैलकुलेशन किया है, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल NE होगा और परिपथ का कुल प्रतिरोध कैपिटल R प्लस NR होगा। अब हम धारा का कैलकुलेशन करते हैं। तो लिखते हैं, यदि परिपथ में बहने वाली धारा कैपिटल I हो, तो अगर इस परिपथ में बहने वाली धारा कैपिटल I हो, तो I का जो फार्मूला होता है वो देखते हैं कि क्या होता है। I इक्वल टू हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। किसका प्रतिरोध। परिपथ का प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। ये बहने वाली धारा का फार्मूला होता है। तो अभी हमने देखा है, हमने क्या कैलकुलेट किया था कि जो परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल है वो NE है और कुल प्रतिरोध है R प्लस NR। ये देखिए, हमने इस परिपथ में बहने वाली धारा का कैलकुलेशन कर लिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन दे दिया। तो यहाँ तक हो गया कि सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन किस प्रकार से किया जाता है। इस प्रकार के संयोजन में बहने वाली धारा के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। तो यहाँ पे लिख देंगे, यही अभीष्ट व्यंजक है, यही अभीष्ट व्यंजक है, यही अभीष्ट व्यंजक है। अब प्रश्न का जो अगला हिस्सा कह रहा है, धारा का मान अधिकतम कब होता है
है ना। तो इसके लिए हम दो स्थितियों पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियां। पहली स्थिति ये है, हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे। हम ये चाहते हैं कि धारा का मान हमको कब अधिकतम प्राप्त हो। तो उसके लिए पहली स्थिति ये है कि अगर जो संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध NR है, वो उसका मान बाह्य प्रतिरोध से अत्यंत कम हो। तो यहाँ पे हम कंडीशन ये लगाएंगे कि यदि NR इज लेस देन कैपिटल R हो तो समीकरण 1 से, हो तो समीकरण 1 से अगर ऐसी कंडीशन है तो NR का मान जब R की तुलना में बहुत कम हो जाएगा तो हम NR को क्या करेंगे, उपेक्षित कर देंगे। तो समीकरण 1 से जो I होगा, I इक्वल टू हो जाएगा, वो हो जाएगा N कैपिटल E अपॉन कैपिटल R के, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं N गुणे E अपॉन R, और ये इक्वल टू हो जाएगा N गुणे एक सेल से प्राप्त धारा, एक सेल से प्राप्त धारा। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे जो धारा का मान है एक सेल से प्राप्त धारा का n गुना है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये संयोजन क्या है, लाभप्रद है, और इस संयोजन में बहने वाली धारा का मान अधिकतम होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इस स्थिति में बहने वाली धारा का मान अधिकतम होता है। अतः यह संयोजन लाभप्रद होता है। अतः यह संयोजन लाभप्रद होता है। ये पहली स्थिति कंप्लीट हो गई। हमने देखा कि इस संयोजन में धारा का मान अधिकतम होता है और यह संयोजन लाभप्रद होगा। दूसरी स्थिति इसकी अपोजिट है कि यदि जो है, अब इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे कि NR का मान क्या हो जाएगा, या तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि NR इज ग्रेटर देन कैपिटल R, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि कैपिटल R इज लेस देन NR हो। तो समीकरण 1 से जो धारा I हो जाएगी वो NE अपॉन NR, क्योंकि हम कैपिटल R को यहाँ पे उपेक्षित कर देंगे, n कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E अपॉन R, और ये हो जाएगा एक सेल से प्राप्त धारा, एक सेल से प्राप्त धारा। तो अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इतना संयोजन करने के बाद अगर ये कंडीशन है तो इस संयोजन का कोई मतलब नहीं होता है। इसमें धारा का मान किसके बराबर होगा, एक सेल से प्राप्त धारा के बराबर होगा। तो यह संयोजन लाभप्रद नहीं होता है। तो लिखेंगे यह संयोजन, ऐसा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिए हैं कि एक सेल से प्राप्त धारा, अतः इस स्थिति में धारा का मान अधिकतम नहीं होता है। हमने यहाँ पे लिख दिया है कि धारा का मान अधिकतम कब होता है, तो उस स्थिति की बात हो चुकी है। तो चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन किस प्रकार से किया जाता है, इस प्रकार के संयोजन में बहने वाली धारा के लिए व्यंजक निगमित कीजिए और धारा का मान अधिकतम कब होता है, उसकी कहानी खत्म हो गई। चलिए अब हम देखते हैं सेलों का समांतर क्रम संयोजन। यहाँ पे हम हेडिंग बदल दे रहे हैं क्योंकि भाषा में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आपको नहीं ले आना है, ताकि थ्योरी तैयार करने में सुविधा रहे। सेलों का समांतर क्रम संयोजन, और सेलों का यहाँ पे भी सुधार दीजिए। सेलों का समांतर क्रम संयोजन, जब हम क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे
तो भाषा सेम रखेंगे। समांतर क्रम संयोजन निम्न चित्र में प्रदर्शित है। इसमें n सेल जिनमें से प्रत्येक के विद्युत वाहक बल कैपिटल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है परस्पर समांतर क्रम में संयोजित हैं। यहाँ पे हमने सुधार दिया, समांतर क्रम में संयोजित है। तो अब चलते देखते हैं कि समांतर क्रम संयोजन कैसे किया जाएगा। एक सेल यहाँ पर ये हो गया और उसके साथ जुड़ा हुआ उसका आंतरिक प्रतिरोध। दूसरा सेल यहाँ पे ये हो गया और उसके साथ जुड़ा हुआ उसका आंतरिक प्रतिरोध ये। अब इस तरीके से n सेल जोड़े जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे एक सेल और ले लेते हैं थोड़ा सा दूर, और यहाँ पे ये nवा सेल हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं और इस पॉइंट से सबको जोड़ दिए। एक पॉइंट से इससे जोड़ दिया और इसको इससे जोड़ दिया। इसी तरीके से एक पॉइंट यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं और इसको सब जोड़ देते हैं। ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया और ऐसे जोड़ दिया। ये इनमें से प्रत्येक का जो विद्युत वाहक बल है कैपिटल E है, आंतरिक प्रतिरोध R। ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस। प्रत्येक का विद्युत वाहक बल कैपिटल E और प्रत्येक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r है। पहला सेल हो गया आंतरिक प्रतिरोध के साथ, दूसरा सेल हो गया और ये nवा सेल हो गया। तो यहाँ पे एक डॉटेड लाइन लगा देते हैं। ऐसे एक डॉटेड लाइन लगा दिए कि इसके बीच और सेल जो है जुड़े होंगे। ये तो हो गया संयोजन। अब इस संयोजन में हम एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ देते हैं। ऐसे इस संयोजन के साथ एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R जोड़ेंगे और कुंजी लगा देंगे। ये बाह्य प्रतिरोध हो गया, ये कुंजी K हो गया। सब सेलों से धारा सेल के धन सिरों से प्रवाहित होना शुरू करेगी ऐसे, और इस परिपथ में से होते हुए बाह्य प्रतिरोध R और कुंजी K से होते हुए फिर से लौटेगी इस तरीके से, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो ये हो गया सेलों का समांतर क्रम संयोजन। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चाहे तो n सेल, नहीं भी लिखेंगे तब भी अंडरस्टूड रहेगा। तो ये हो गया अपना विद्युत परिपथ। ये दो बिंदु, एक यहाँ पर A है और एक यहाँ पर B हो गया। दो बिंदु हो गए A और B। ये आपका बन गया सेलों का समांतर क्रम संयोजन का विद्युत परिपथ। अब हमारा उद्देश्य क्या है? फिर से हमारा वही उद्देश्य है कि इस प्रकार के संयोजन में बहने वाली धारा के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। ये जो धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान कितना होगा? तो धारा का फार्मूला हम जान चुके हैं कि I इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो सबसे पहला काम है कि ये देखते हैं कि इस संयोजन का जो कुल विद्युत वाहक बल है वो कितना होगा। इतनी थ्योरी लिखने के बाद अब हम शुरू करते हैं कैलकुलेशन करना। परस्पर समांतर क्रम में संयोजित है। यदि इस संयोजन में बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R जुड़ा हो तो संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल, इस संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल बराबर किसके हो जाएगा? ध्यान देंगे, इस बार विद्युत वाहक बल का कैलकुलेशन A और B पॉइंट पर होगा, है ना। हम पहले से जानते हैं विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। हमने दो परिभाषाओं पर चर्चा की थी कि जब सेल खुले परिपथ में हो तो उसके दोनों सिरों के बीच अधिकतम विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है। जब सेल खुले परिपथ में हो, यानी कि जब सेल से धारा नहीं ली जा रही होती, उस समय सेल के दोनों सिरों पर जो अधिकतम विभवांतर होता है वही उसका विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो यहाँ पर सारे के सारे सेल समांतर क्रम में संयोजित हैं और उनके विद्युत वाहक बल का कैलकुलेशन A और B पॉइंट पे होगा। तो सारे के सारे विद्युत वाहक बल इस कंडीशन में जुड़ेंगे नहीं, यहाँ पे जुड़ेंगे नहीं, सबका योग नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो इस संयोजन का जो कुल विद्युत वाहक बल है वो हो जाएगा कैपिटल E।
नॉट एनी, क्या हो जाएगा, कैपिटल ई हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध की स्थिति क्या है। तो सारे के सारे आंतरिक प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और समांतर क्रम प्रतिरोधों का समांतर क्रम हम पहले से पढ़ चुके हैं। उसका फार्मूला क्या होता है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, इसको लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, हम इसको पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यदि इस संयोजन का, अब शुरुआत करते हैं, यदि इस संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध R डैश हो, तो हमने अपने से मान लिया कि इस संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध अगर R डैश है, तो जो इक्वेशन बनेगा 1/r डैश इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r एंड सो ऑन। कितनी बार योग करेंगे, n बार। हम ऐसा कितनी बार लिखेंगे, n बार लिखेंगे। ठीक है। तो इसलिए जो हमारा R डैश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, उसको यहाँ पे लिखते हैं, या 1/r डैश इक्वल टू किसकी हो गया, अब 1 1 1 कहाँ तक, n तक, तो ये हो जाएगा n/r की, या आपको R डैश मिल गया वो हो जाएगा R/n की। तो इस संयोजन का, ये जो संयोजन है उसका कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो गया, R डैश बराबर R/n। हमने इसका देखा कि कुल विद्युत वाहक बल इसका कितना है, कैपिटल ई है, और कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना है, R/n है। लेकिन इस परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, उसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध, अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध, अब वो प्राप्त करने के लिए R के साथ इसको जोड़ दीजिए, R प्लस R डैश, या इसको ऐसा कर सकते हैं R प्लस R/n की। ये इस परिपथ का कुल प्रतिरोध हो गया। धारा निकालने के लिए क्या चाहिए, फिर से चलते हैं। यदि परिपथ में बहने वाली धारा, ऐसा सीधे लिखते हैं, अतः परिपथ में बहने वाली धारा, अतः परिपथ में बहने वाली धारा I इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। कुल विद्युत वाहक बल हमने कितना कैलकुलेट किया है, ओनली कैपिटल ई, और कुल प्रतिरोध कितना हो गया, R प्लस, कितना हमने कैलकुलेट किया है, R प्लस R/n के। इसका तिर्यक गुणा इसके साथ कर दें तो NR प्लस R बटे जो n आएगा वो ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली इस परिपथ में बहने वाली धारा I इक्वल टू हो जाएगी NE/N कैपिटल R प्लस R के। इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे और लिखेंगे यही अभीष्ट व्यंजक है, यही अभीष्ट व्यंजक है। तो समांतर क्रम संयोजन में बहने वाली धारा का व्यंजक कितना हो गया, I इक्वल टू NE/NR प्लस R के। अब दो अलग अलग स्थितियों की बात करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं उन स्थितियों की सहायता से कि परिपथ में जो बहने वाली धारा है वो अधिकतम कब होगी। यहाँ पे लिखते हैं स्पेशल केसेस, विशेष स्थितियाँ। विशेष स्थितियों की बात करते हैं। तो विशेष स्थितियों में जो पहली स्थिति है, जैसा कि पहले के क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं, नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 ध्यान से देखेंगे,
उनमें कौन सी कंडीशन है, NR प्लस R है, तो पहली कंडीशन है कि यदि जो स्मॉल r है वो लेस देन NR के हो जाए, NR हो, तो समीकरण 1 से किसको उपेक्षित कर देंगे, स्मॉल r को उपेक्षित कर देंगे, तो बहने वाली धारा I इक्वल टू हो जाएगी N कैपिटल E अपॉन NR के, यानी N कैंसिल हो गया तो E अपॉन R मिल गया। और ये क्या हो गया, एक सेल से प्राप्त धारा, एक सेल से प्राप्त धारा। तो इस स्थिति में हम क्या देख रहे हैं कि ये संयोजन लाभप्रद नहीं है, क्योंकि इस स्थिति में बहने वाली धारा का मान कम होता है ना, और बहने वाली धारा जो है एक सेल से प्राप्त धारा के बराबर होगी। दूसरी स्थिति क्या है कि यदि NR, इस कंडीशन में NR इज लेस देन स्मॉल r हो, तो समीकरण 1 से I इक्वल टू हो जाएगा N E अपॉन स्मॉल r के, ये इक्वल टू हो गया N इंटू E अपॉन R, और ये हो गया N इंटू एक सेल से प्राप्त धारा, एक सेल से प्राप्त धारा। तो ये संयोजन क्या होता है, इस संयोजन में नहीं, ऐसा लिखते हैं, इस स्थिति में बहने वाली धारा का मान अधिकतम होता है अतः यह संयोजन लाभप्रद होता है। यह संयोजन का मतलब इस स्थिति का संयोजन लाभप्रद होता है। तो दो क्वेश्चन हमने पढ़ा है, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। बेसिकली यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट से मैं अपेक्षा करूंगा कि वो मिश्रित क्रम संयोजन को अच्छी तरीके से पढ़ें और उस संयोजन में बहने वाली धारा का कैलकुलेशन करें और ये जानने का प्रयास करें कि धारा का मान अधिकतम कब होता है। तीनों क्वेश्चन नोट्स में अच्छी तरीके से लिखेंगे, और जैसा कि शाम 6 बजे का टाइम कॉपी चेक करने का है, तो सभी लोग दिखाएंगे। ओके, थैंक यू।